Good morning students, I welcome you here once again, and today we are going to discuss about the rules related to verbs. आज हम rules के बारे में पढ़ेंगे जो verb से संबंधित हैं. So our topic is rules related to verbs. तो जो हमारा पहला रूल है वो ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं आए हैं किसी भी सेंटेंस में और दोनों सब्जेक्ट की जो मीनिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहे हों एक ही मीनिंग, इफ़ इन अ सेंटेंस टू सब्जेक्ट come and they represent the same meaning, we use singular वर्ब. अब इसको ध्यान से समझिएगा. मैंने लिखा है इफ़ इन अ सेंटेंस, अगर किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट्स आते हैं और वो दोनों सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं किसी एक वस्तु के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी भी उनकी जो मीनिंग होती है वो दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक होती है. मतलब वो दोनों मिलकर किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं. तो वैसे केसेस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए. एग्जाम्पल, कड़ी एंड राइस इज my favorite food. दूसरा, horse and cart is outdated now. Bread and butter are my favorite breakfast. मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखा है. तीनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट मैंने अंडरलाइन कर दिया है. अब जो सब्जेक्ट है इनको अलग किया गया है एंड से. पहले में क्या है कि कड़ी एंड राइस एंड कड़ी. दूसरे में क्या, हॉर्स एंड कार्ट कि घोड़ा, और कार्ट मतलब होता है गाड़ी. ब्रेड एंड बटर. तो यहाँ पे जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे क्या है कि वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कड़ी एंड राइस हो गया, एक भोजन के बारे में बता रहा है. ऐसे नहीं कि कड़ी आप खा लो पहले फिर चावल बाद में खाओ. हम कड़ी राइस एक साथ मिला के खाते हैं. हम एक सिंगल फूड की तरह इनको ट्रीट करते हैं. तो हम कड़ी एंड राइस बोलते हैं, चावल और कड़ी. तो ऐसे सेंस में भले ही 2 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे गए हों लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट एक ही फूड मिलाकर एक ही फूड के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं. तो इसीलिए जो यहाँ पे मैंने वर्ब यूज़ किया है वो इज है, वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा. दूसरा क्या, हॉर्स एंड कार्ट इज आउटडेटेड नाउ, कि हॉर्स एंड कार्ट इस समय क्या आउटडेटेड है, मतलब प्रचलन से बाहर है. अब यहाँ पे हॉर्स मतलब घोड़ा हो गया, कार्ट मतलब गाड़ी. तो शुरू के समय में हमने देखा होगा कि जो घोड़े होते हैं उनके पीछे एक गाड़ी बंधी रहती है और वो उसके ऊपर सवारी कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते थे पहले के समय में. तो जो घोड़ा है और जो कार्ट है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं. ऐसा नहीं कि घोड़ा पहले निकल जाए फिर जो लकड़ी की कार्ट है, जो गाड़ी है, वो बाद में आए. घोड़ा और उसकी जो कार्ट, जो गाड़ी, दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं. तो दोनों एक सिंगल यूनिट ट्रीट हो रहे हैं. ये दोनों एक ही साधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज़ करेंगे हम वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। दूसरा क्या है, ब्रेड एंड बटर। जैसे यहाँ पे कड़ी एंड राइस था वैसे ब्रेड एंड बटर है। हम बटर, जो ब्रेड है उस पर बटर लगाते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेड पहले खा लें फिर उसके बाद बटर बाद में खाएं।
तो बटर एंड ब्रेड को मिलाकर हम एक फूड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो जो वर्ब यहाँ पे यूज होगा वो हमारा आर ना होकर इज हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मोस्टली ऐसे सब्जेक्ट जो कोई फ्रेज हो जिसमें दो नाउन को अलग किया गया हो, कोई इडियम वगैरह हो जिसमें दो नाउन को अलग किया गया हो एंड से, और वो सिंगल ट्रीट हो रहे हों, या उनके अलावा जो तीन सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं इसमें भी दो दो नाउन्स हैं, उनको अलग किया गया एंड से, लेकिन वो एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट हो रहे हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, वो आपस में एक साथ रहकर काम करते हैं। तो वहाँ पर हमें जो वर्ब लगाना होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो ये हमारा था फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल इसमें देखते हैं कि सेकंड रूल क्या है। If two subjects are joined with the words like as well as in addition to both and, ये हो गया। besides फिर इसके बाद together with like etc. We use verb singular or plural according to the फर्स्ट सब्जेक्ट। अब इस थोड़ा सेंटेंस लॉन्ग है, इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आए हों, दो सब्जेक्ट आए हों, किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आए हों, मतलब दो नाउन्स आए हों या एक नाउन एक प्रोनाउन हो, तो दो सब्जेक्ट्स आए हों, वो दोनों सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए गए हों, जुड़े हुए हों ऐसे शब्दों से, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बोथ एंड, बिसाइड्स, टुगेदर विद या लाइक, इस तरह के शब्दों से जुड़े हुए हो, तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो हमेशा जो पहला सब्जेक्ट होगा उनके अनुसार ही लगाएंगे। तो जो वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब लगेगा। अब ये शब्द आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं यहाँ पर। एज वेल एज साथ ही साथ, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, बोथ एंड दोनों, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, टुगेदर विद मतलब के साथ, लाइक मतलब जैसे। तो अगर ऐसे शब्द आए हैं तो जो वर्ब हम लगाएंगे वो ही, एज वेल एज, हिज फ्रेंड्स, हैव कम। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, ये हो गया S1, ये हो गया हमारा S2। अलग किससे किया गया है? एज वेल एज से। अब देखते हैं क्या ये हमारा शब्द एज वेल एज इसमें है, यहाँ पर है। तो अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया गया होगा एक ऐसे वर्ड से जो यहाँ पे लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स लिखे गए हैं, उनसे ज्वाइन किया गया होगा, तो उसके बाद जो भी वर्ब लगेगा वो हमेशा लगेगा पहले सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर देखें, जो पहला सब्जेक्ट बेटा वो सिंगुलर है, जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, लेकिन हमने वर्ब लगाया यहाँ पे हैज़, इसलिए क्योंकि जो हमारा वर्ब लगेगा वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हमें हैज़ का यूज़ करना है, हैव का यूज़ नहीं करना है। तो जितने भी शब्द यहाँ पे मैंने लिखे हैं इसको आप नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा, और अगर कहीं भी ऐसे कंडीशन आते हैं तो आप यही रूल अप्लाई करिएगा।
अब जो नेक्स्ट रूल हमारा है उसको देखते हैं। रूल नंबर 3, when a plural noun is used for a definite measurement, distance or amount, singular verb is used। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर कोई भी प्लूरल नाउन हो और वो एक निश्चित नाप, एक निश्चित मेजरमेंट बता रहा हो, कोई निश्चित दूरी बता रहा हो, या कोई निश्चित अमाउंट मतलब रकम बता रहा हो, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे 200 किलोमीटर्स are a long distance। दूसरा है there is 100 rupees in my pocket। अब जो तीसरा है $100 rupees was या were distributed among the poor। मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखा है कि 200 किलोमीटर्स इज आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, देयर इज और 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, 100 रुपीज़ वॉज एवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैंने यूज़ किया है वो क्या हमारा प्लूरल है। जिस भी सब्जेक्ट की बात हो रही है वो हमारा क्या है, प्लूरल है। तो अगर कोई भी प्लूरल नाउन यूज हुआ हो किसी भी सेंटेंस में और वो एक निश्चित नाप, निश्चित दूरी और निश्चित रकम के बारे में बता रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि वो जो निश्चित नाप है या दूरी है या रकम है उसको हम एक सिंगल यूनिट मान रहे हैं, उनको अलग अलग हम नहीं देख रहे हैं, उनको सबको मिला के एक सिंगल यूनिट के तौर पर देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो वर्ब यूज होगी बेटा वो सिंगुलर वर्ब होगी। एग्जाम्पल देखिए 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर इज़ आर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, एक बहुत लंबी दूरी है। तो 200 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी है, इसमें हम 200 किलोमीटर को एक साथ देख रहे हैं, एक सिंगल यूनिट देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब लगेगा वो होगा बेटा इज, आर नहीं होगा। दूसरा क्या है, देयर इज या आर 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, कि मेरे पॉकेट में 100 रुपये हैं, मैं 100 रुपये को जितने भी रुपए मेरे पॉकेट में हैं मैं उसको एक सिंगल यूनिट मान रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें इसका यूज़ करना है। तीसरा देखिए 100 रुपीज़ वॉज एवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। अब 100 रुपये गरीबों के बीच बांटे गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब 100 रुपये अगर हम एक यूनिट बना लें, उसको इकट्ठा कर लें और इकट्ठे ऐसे बांट दें, तो इकट्ठे नहीं बांटा जाता है, उसमें से अलग अलग हो सकता है 2-4 रुपये किसी को मिले हों, 10 रुपये किसी और को मिले हों, 15 रुपये किसी और को मिले हों, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं सेपरेशन है। तो यहाँ पर जो 100 रुपीज़ है ये सेपरेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, कई लोग हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर ये एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेपरेशन है। तो यहाँ पर जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो हमारा होगा प्लूरल। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, अगर प्लूरल नाउन है और वो एक निश्चित दूरी अथवा मेजरमेंट
अथवा अमाउंट बता रहे हैं तो वी विल ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, अदरवाइज वी विल यूज प्लूरल वर्ब। तो इसको आप समझिएगा। अब जो हमारा अगला रूल है उसके बारे में देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में if in a sentence the words like nominate, elect, select, अपॉइंट, मेक, इस तरह के शब्द आए हों तो वी डोंट यूज एज और प्रीपोजिशन आफ्टर इट। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब आया हो नॉमिनेट, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, मेक, इनका मतलब कोई चीज़ बनाना ही है, सेलेक्ट करना है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में ये शब्द यूज हुए हैं और ये वर्ब के स्थान पर यूज हुए हैं, ये शब्द क्या यूज हुए हैं, वर्ब के स्थान पर ही, मतलब सब्जेक्ट के बाद लिखे गए हैं, तो इस शब्द के बाद, इन शब्दों के बाद हम एज का यूज नहीं करेंगे या कोई और प्रीपोजिशन का यूज उसके तुरंत बाद नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ही वॉज इलेक्टेड एज ए मॉनिटर। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ही वॉज इलेक्टेड, उसको इलेक्ट कर लिया गया था, चयनित कर लिया गया था एज ए मॉनिटर, एक मॉनिटर के जैसे। तो इस सेंटेंस में अगर ध्यान से देखें तो वर्ब इलेक्टेड यूज हुआ है। क्या इलेक्ट शब्द आया है यहाँ पर इलेक्ट मैंने लिखा है, तो अगर यहाँ पे इलेक्टेड यूज हुआ इसका मतलब वर्ब के स्थान पर यूज हुआ है। तो इफ़ दीज वर्ड्स आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए वर्ब, अगर वर्ब के स्थान पर यूज होंगे, देन वी डू नॉट यूज एज और एनी टाइप ऑफ प्रीपोजिशन जस्ट आफ्टर इट, तो हम उसके तुरंत बाद एज का यूज नहीं करेंगे या इसके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से हमें एज को क्या कर देना, हटा देना है। अब जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ही वॉज इलेक्टेड अ मॉनिटर, ये हमारा। तो जितने भी वर्ड हैं इसको ध्यान में रखिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब जो हमारा फोर्थ रूल है कि अगर रिगार्ड, रिप्रेजेंट, रिगार्ड है, रिप्रेजेंट है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब है, इस तरह के शब्द आए हैं तो इनके तुरंत बाद हमें एज का यूज करना होता है। इनके तुरंत बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आया होता है, ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद हमें एज का यूज जरूर करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही रिप्रेजेंटेड द केस एज ही न्यू अबाउट इट। मैंने लिखा कि ही रिप्रेजेंटेड द केस, उसने केस को रिप्रेजेंट किया एज ही न्यू अबाउट इट, जैसे कि वह इसके बारे में जानता हो। अब यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है रिप्रेजेंटेड, तो अगर रिगार्ड, रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब ऐसे शब्द आते हैं वर्ब के स्थान पर और इसके तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम, ट्रांजिटिव वर्ब का काम करते हैं। ये वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव है,
तो अगर ये तीनों शब्द ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहे हों, ये तीनों शब्द ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहे हों, मतलब इनके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, तो वैसे सेंटेंस में उस ऑब्जेक्ट के बाद हम एज का यूज करते हैं। तो अगर एज का यूज हम नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो रिगार्ड, रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब अगर वर्ब के स्थान पर यूज हुए हों, उनके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, तो वो हो जाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और उस ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना है? एज यूज़ करना है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। रूल नंबर 4, आपने मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ा होगा। विल और शैल का यूज ऑफ विल और शैल, कि विल और शैल का यूज हम कहाँ करते हैं। तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होगा, उसको जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर टेंस बताने के लिए शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड अथवा थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर दें तो ये 4 चीज़ें बताएगा। तो ये बेटा 4 चीज़ें बताएगा। एक तो थ्रेट बताएगा, दूसरा डिटर्मिनेशन बताएगा, एक तो थ्रेट बताएगा, डिटर्मिनेशन बताएगा, प्रॉमिस बताएगा, प्रॉमिस है या कोई कमांड। थ्रेट मतलब होता है डर, डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ता, प्रॉमिस मतलब होता है वायदा, कमांड मतलब होता है निर्देश। तो अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं तो वो हमें एक फ्यूचर टेंस का सेंस रखेगा, भविष्य के समय के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, कि आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, कि मैं कल क्रिकेट खेलूँगा। ये एक भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। और आई यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ वो फर्स्ट पर्सन है। तो यदि फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे आई या वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ अगर हम शैल का यूज़ करेंगे तो वो एक फ्यूचर एक्शन के बारे में बताए, कि भविष्य में कोई कार्य होने वाला होगा उसके बारे में बताएगा। लेकिन अगर उसी शैल का यूज हम कर लेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ तो वो 4 चीज़ें बताएगा। या तो थ्रेट बताएगा, देखिए The army shall take its revenge. You shall do the homework. तीसरा है he shall pay you tomorrow. फोर्थ है they shall go there. ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट या जो प्रोनाउन मैंने यूज़ किए हैं वो या तो सेकंड पर्सन है या तो थर्ड पर्सन है। तो अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं तो ये चारों कंडीशंस हो सकती हैं। या तो कोई थ्रेट, कोई चीज़ डराई जा रही, मतलब डर होगा उसके अंदर, धमकाया जा रहा होगा, या दृढ़ता होगी, या कोई वायदा किया जा रहा होगा, या कोई निर्देश दिया जा रहा होगा। तो जहाँ पे थ्रेट, डर हो, जैसे द आर्मी शैल टेक इट्स रिवेंज,
कि जो आर्मी है वो अपना बदला ज़रूर लेगी। तो यहाँ पे एक थ्रेट है, एक डर है। दूसरा क्या, दृढ़ता है, यू शैल डू द होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करना होगा, ये दृढ़ता है कि मतलब कोई काम है जो तुम्हें ज़रूर करना है। तीसरा क्या, प्रॉमिस है, ही शैल पे यू टुमारो, वह तुम्हें कल दे पैसे देगा। तो यहाँ पे एक वायदा किया जा रहा है कि वह तुम्हें पैसे कल देगा, प्रॉमिस है। कमांड फिर है, दे शैल गो देयर, उन्हें वहाँ जाना होगा, एक निर्देश दिया जा रहा होगा। तो अगर हम सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे तो ये फ्यूचर एक्शन नहीं बताएगा, बल्कि वो इन चारों में से कोई एक मीनिंग उसकी होगी। और अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कोई कार्य के बारे में जो कि निकट फ्यूचर में ज़रूर होने वाला होता या होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यही होता है विल के केस में कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। दैट वी यूज विल विद सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो जब भी हम विल का यूज़ करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, तो वहाँ पे वो एक फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नॉर्मली कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि निकट फ्यूचर में घटित होने वाली होगी या होगी। लेकिन अगर हम विल का यूज़ कर देते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, आई के साथ और वी के साथ, तो वहाँ पे जो चारों यहाँ पे बताए गए थे, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस या कमांड, तो वो केस वहाँ पर भी लागू होगा। तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करना, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करना थ्रेट बताएगा, कोई धमकाया जा रहा होगा या डर होगा, कोई वायदे के बारे में बात हो रही होगी, कोई दृढ़ निश्चय लिया जा रहा होगा उसके बारे में, या कोई दिशा निर्देश दिया जा रहा होगा उसके बारे में। और वहीं अगर विल का यूज हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ तो यही चारों वहाँ पर भी अप्लाई होंगे। अगर हम शैल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ तो कोई एक फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जा रहा होगा, कोई फ्यूचर एक्शन के बारे में बताया जा रहा होगा। और अगर विल का यूज़ करते हैं हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ तो ये भी यहाँ पे कोई फ्यूचर एक्शन के बारे में बताया जा रहा होगा। तो आई थिंक you have studied about adjectives and verb, and I have also told you some important rules regarding these topics. So now watch the video very carefully, and if you have any doubt then please ask me, and I will definitely give you some homework, and you will seriously have to do the homework. And if you find any difficulty in doing your homework then ask me on my WhatsApp number. तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें दिक्कत हो रही है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या तो पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या कैसे होगा, क्या रूल अप्लाई होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल।